तो MSN में जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे ब्लड से। इसके पहले जो सेल है वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पहले इम्पोर्टेंट को कवर करेंगे। अगर उसको भी पढ़ना होगा तो कमेंट में बता देना, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड में सबसे पहला ही टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसमें क्या चीज़ नहीं होता है। तो विटामिन डी जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो लिवर में लिवर और एडिपोज टिश्यू में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। तो लिवर में और एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं जितने भी फैट सॉल्युबल होते हैं। लेकिन विटामिन डी जो होता है ये लिवर एडिपोज में तो स्टोर होता ही है, और ये एक्टिवेट कहाँ होता है, किडनी में जा कर के एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जो कि किडनी में जाके एक्टिवेट होता है। तो विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो कि किडनी में जाके क्या होता है, एक्टिवेट होता है। पीएच जो होता है ह्यूमन ब्लड का वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 7.35 से 7.45 होता है, ये फंडा में हमने कवर किया था। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर एबीजी की सैम्पलिंग लेंगे तो फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, ब्लड का पीएच पूछा हुआ है, ठीक है। तो 7.42 रेंज क्या थी, 7.35 से 7.45। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड कैसा सॉल्यूशन है। तो ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जो कि पीएच में चेंज नहीं होने देता, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें एसिड या बेस डालो तो वो चेंज नहीं होता, उसका पीएच वो मेंटेन रखता है। फिर ब्लड में कितना परसेंट वाटर होता है, तो 60% हमारी बॉडी में भी वाटर होता है और ब्लड में भी वाटर होता है। फिर उसके बाद विच ऑफ दिस कंप्राइज ऑफ ब्लड, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्लड होता है इनमें से कौन सी चीज़ें ब्लड का कंप्राइज है। तो देखो आरबीसी भी ब्लड में ही होता है, डब्ल्यूबीसी भी, और प्लेटलेट और प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड का ही कंपोनेंट होता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू पूछा है। तो कोलेस्ट्रॉल हमेशा क्या है, 200 mg/dl तक रह सकता है, ठीक है। लेकिन उससे कम होना चाहिए, कि 200 mg/dl से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी पूछा है। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र, ठीक है। तो आरबीसी की कब्र किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। स्प्लीन की हिंदी होती है तिल्ली। तो जो ग्रेवयार्ड होता है आरबीसी का वो क्या होता है, स्प्लीन होता है। यहीं पर आ करके जो डेड आरबीसी होती है वो स्टोर होती है, यहीं पे आके उसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो एंड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बिलीरुबिन कैसे बनता है। तो जो बिलीरुबिन होता है तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं डिटेल से। जो आरबीसी होता है हमारा, आरबीसी जब टूटता है तो हमको पता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जब आरबीसी टूटेगा तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। तो जो हीमोग्लोबिन है वो टूटेगा तो उसमें से हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट अलग होगा। जो ग्लोबिन पार्ट होगा ये प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन क्या होगा, टूट के फर्दर एमिनो एसिड में चेंज हो जाएगा और बॉडी में फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर जो हिम पार्ट है ये जब टूटेगा तो हमको पता है हिम में आयरन होता है, आयरन अलग हो जाएगा, पोरफायरिन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो आयरन होगा इसका अब क्या होगा, ये फेरिटीन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा या हीमोसाइड्रीन के फॉर्म में। फेरिटीन ऐसा होता है कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, और हीमोसाइड्रीन क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो ये दोनों ही बॉडी में स्टोर होते हैं, मतलब आयरन का ही फॉर्म है जो बॉडी में स्टोर होता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, आयरन ट्रांसफेरिन के फॉर्म में। फिर उसके बाद ये तो स्टोर हो गया, ये ट्रांसपोर्ट हो गया, बाकी का जो बचेगा वो क्या होगा, वो आयरन रीयूज हो जाएगा फिर से एचबी की सिंथेसिस में। अब जो बचा पोरफायरिन, पोरफायरिन क्या होता है, ये एक ऐसी रिंग होती है जो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो बिलीवर्डिन में चेंज होती है। फिर बिलीवर्डिन जब येलो कलर का हो जाता है तो उसी को बिलीरुबिन बोलते हैं, ठीक है। तो बिलीरुबिन कैसे बना, बिलीरुबिन किससे बना, हिम पार्ट से बना, ठीक है। एचबी का हिम पार्ट है उससे क्या बना, बिलीरुबिन बना। फिर कह रहा है कि एक्सेसिव हीमोलिसिस, मतलब अगर आरबीसी है ना, आरबीसी टूट रही, हीमोलिसिस मतलब टूटना, हीमो मतलब ब्लड का। तो अगर ब्लड बहुत ज़्यादा टूट रहा है तो बॉडी में क्या अकोमुलेट होगा, तो हमको पता है क्या अकोमुलेट हो जाएगा, बिलीरुबिन। क्योंकि जो हिम होता है, हिम ऐसे ही नहीं पड़ा रहता, हिम फर्दर टूट जाता है किसमें, आयरन में और पोरफायरिन में। पोरफायरिन से बन जाता है बिलीरुबिन। तो अगर एक्सेसिव हीमोलिसिस हो रही है तो क्या इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में, बिलीरुबिन।
फिर कह रहा है ऑल ऑफ फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन, मतलब इसमें से कौन सा प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में नहीं पाया जाता, क्योंकि एक्सेप्शन पूछ रहा है ना। तो एल्बुमिन तो पाया जाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन भी पाया। एल्बुमिन जो होता है ये स्पंज की तरह से काम करता है, ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन जो होता है ये इम्यूनोग्लोबिन मतलब एंटीबॉडीज़ को बनाने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद हो गया मायोसिन। मायोसिन जो होता है ये ब्लड में नहीं पाया जाता, ये मसल प्रोटीन है, ठीक है, तो ये मसल्स में पाया जाता है। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, जो कि क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, तो ये भी ब्लड में पाया जाता है। फिर कह रहा है कि प्रोटीन फाउंड इन ब्लड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इज, तो कह रहा है कि मतलब कौन सा प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, इसी से ऑक्सीजन क्या होता है, बाइंड होता है। तो आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन पार्ट है उसकी वो ही क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। फिर पूछ रहा है कि ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर एक्चुअली में ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, जो कि किससे होता है, जो ब्लड में प्लाज्मा कोलाइड्स होते हैं जैसे कि एल्बुमिन, उसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड में रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है ब्लड में उसे कौन मेंटेन करता है, तो उसे एल्बुमिन मेंटेन करता है। आधा एल्बुमिन करता है, मिनरल में सोडियम करता है। एल्बुमिन कितना होता है, तो लगभग 40 से 60% एल्बुमिन पाया जाता है ब्लड में, ठीक है, कितना पाया जाता है, 40 से 60%। फिर उसके बाद कह रहा है कौन सा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि 60 से 40% पाया जाता है, तो एल्बुमिन प्रोटीन। फिर उसके बाद कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन कर रहा था, एल्बुमिन। फिर उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्बुमिन जो होती है ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये सिंथेसिस कहाँ से होती है, तो ये होती है लिवर से। इसीलिए जब लिवर फेलियर हो जाता है तो इडीमा हो जाता है, क्योंकि एल्बुमिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। फिर उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि एल्बुमिन को कब एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो एल्बुमिन तभी मतलब एल्बुमिन एडमिनिस्टर करने का इंडिकेशन क्या है, तो क्यों किया जाता है, ताकि ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन हो सके। तो ये हो गया ऑन्कोटिक प्रेशर या कोलाइडल प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्चुअली में ब्लड का प्रेशर होता है, मतलब ब्लड में जो पानी वाला अमाउंट है वो जो प्रेशर लगाता है उसको हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। और उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है जैसे कोलॉइड्स पार्टिकल है वो जो प्रेशर लगाते हैं उसको ऑन्कोटिक या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, ब्लड वाला प्रेशर है, ठीक। तो ये क्या करता है, पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीअब्जॉर्ब वाटर। ये क्या करता है कि जो कैपलरीज है, कैपलरीज से वाटर को पुल करके रखता है। देखो जो कैपलरीज होती है उससे फ्लूइड को बाहर जो ढकेलने का काम करता है, ढकेलता है जो प्रेशर, वो क्या होता है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है। मतलब ये हो गई कैपलरीज, ठीक है। कैपलरीज में क्या है, बह रहा है ब्लड। अब ये ब्लड क्या करेगा, ये इस ब्लड में पानी है, ये पानी बाहर की तरफ को धक्का देगा कि कैपलरीज से निकल जाए, ठीक है। तो ये जो निकलने के लिए जो प्रेशर है इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। लेकिन एक प्रेशर लगेगा कि इसमें से ना निकले, जो ना निकले वो क्या था, ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ऑन्कोटिक प्रेशर इसका उल्टा होता है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक का जस्ट उल्टा क्या होता है, ऑन्कोटिक या ऑस्मोटिक, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एल्बुमिन की पुलिंग पावर की वजह से होता है, मतलब एल्बुमिन क्या करता है, वाटर को खींच के रखता है कैपलरीज में। इसीलिए क्या होता है, एल्बुमिन पानी को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिस वजह से कैपलरीज से फ्लूइड जो होता है वो बाहर नहीं जा पाता। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या था, ये प्रेशर फ्लूइड को कैपलरीज से टिश्यू स्पेस में धक्का देता है, ताकि जो ब्लड है, जो फ्लूइड है वो कहाँ चला जाए, टिश्यू में चला जाए। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये कैसा है, पुशिंग फ्लूइड आउट, मतलब धक्का देके क्या करेगा, फ्लूइड को बाहर भेजेगा। ऑस्मोटिक क्या है, ऑस्मोटिक मतलब पुल फ्लूइड इन, कि मतलब खींच के अंदर रखेगा। तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक और ऑन्कोटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या था, पुलिंग पावर है ना, हाइड्रोस्टैटिक क्या है,
पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीअब्सॉर्ब वाटर, मतलब एल्बुमिन का उल्टा क्या है, हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो रीअब्सॉर्ब वाटर एल्बुमिन, पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीअब्सॉर्ब वाटर, उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। और यहाँ पे क्या पूछा है कि जो कोलॉइडल प्रेशर था उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, तो कोलॉइडल प्रेशर में पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीअब्सॉर्ब वाटर। फिर उसके बाद फिर कह रहा है पुशिंग, तो पुशिंग है और फ्लूइड, ठीक है, तो फ्लूइड आउट हम पहले ही जान चुके हैं, पुशिंग फ्लूइड आउट में क्या आता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, कि मतलब धक्का देके जो फ्लूइड है उसको बाहर निकाल देना। फिर कह रहा है कि मतलब किस चीज़ की इनसफिशियंसी हो जाती है जिसकी वजह से इडीमा होता है, तो हमें पता है एल्बुमिन की वजह से, ठीक है, एल्बुमिन नहीं रहेगा तो वो वाटर को खींच के नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर जो है जहाँ होना चाहिए वहाँ पे नहीं रहेगा, अदर जगह पे रहेगा, और जब एब नॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाएगा फ्लूइड का तो उसी को इडीमा बोलते हैं, ठीक है, तो इडीमा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट इज़ नोन एज, मतलब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अनस्टेबल मतलब एक बार बाइंड हो जाएगा फिर जल्दी से छूट भी जाएगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी भी है ताकि क्या हो, HB जल्दी जल्दी खाली होती रहे दूसरी ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन इन, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होगा तो उसको बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होगा तो वो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, जब हीटर जला के सो जाते हैं तो ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बाइंड कर जाता है HB से, तो और स्टेबल कंपाउंड बना देता है, तो HB खाली नहीं रह पाती है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। फिर उसके बाद बोर इफेक्ट के बारे में पूछा है, इसमें बस इतना याद करो कि अगर pH और ऑक्सीजन का रिलेशनशिप पूछता है तो बोर इफेक्ट है, क्योंकि अगर हम सारे इफेक्ट पढ़ेंगे तो वो लंबा खिंच जाएगा, ठीक है, तो याद रखना अगर pH और ऑक्सीजन एफिनिटी के बारे में बात होती है तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, बोर इफेक्ट होता है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक बिलीरुबिन के बारे में पढ़ा था, तो बिलीरुबिन के साथ में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो बिलीरुबिन होता है इससे जॉइंडिस कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि हमने यहीं पे पढ़ा है कि बिलीरुबिन बनता कैसे है, तो आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कैसे बनता है, जो पोरफायरिन रिंग थी हमने पढ़ा था उसमें जो बिलीवर्डिन था वो ग्रीन कलर का था, फिर वो जब येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है, जब येलो कलर का हो जाएगा तो उसी को अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोलते हैं। ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है जो पानी में नहीं घुलता, इसीलिए ये ब्लड में एल्बुमिन के साथ ट्रेवल करता रहता है, और फिर क्या होता है ये ट्रैवल करते करते पहुंच जाता है लिवर में, ठीक है, लिवर में एक एंजाइम होता है UDP ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये इसके साथ मिल जाता है, मतलब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था वो इस एंजाइम के साथ मिल गया, मिल करके तब ये चेंज हो जाता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, और जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है, ये होता है वाटर सॉल्युबल। अब जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था ये बाइल से होके चला जाता है, मतलब बाइल जो पित्त की थैली है उसमें जाता है, वहाँ से चला जाता है इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में हमको पता है बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया इस बिलीरुबिन को चेंज कर देता है यूरोबिलिनोजेन में, ठीक है, यूरोबिलिनोजेन में चेंज करता है, तो यूरोबिलिनोजेन का अधिकतर हिस्सा चला जाता है, चेंज हो जाता है स्टर्कोबिलीन में, ठीक है। अब स्टर्कोबिलीन की वजह से ही जो स्टूल का कलर होता है वो ब्राउन येलो कलर का हो जाता है। बाकी का जो बचा यूरोबिलिनोजिन ये क्या होगा, लिवर में फिर से चला जाएगा, मतलब रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टाइन में और ब्लड से लिवर में जाएगा, लिवर में फिर से रिसाइकल हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ अमाउंट में ये क्या होगा, किडनी के थ्रू ये किडनी में जाएगा, वहाँ पे बनेगा यूरोबिलिन, और जो यूरोबिलिन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, येलो कलर का यूरिन को कलर देगा, येलो कलर मतलब लाइट येलो कलर की होती है ना यूरिन, तो ये बनता है कैसे, बिलीरुबिन से, मतलब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनता है। तो अब इससे जॉइंडिस कैसे होता है ये देखते हैं। तो देखना है जो बिलीरुबिन से जॉइंडिस का होना, तो जब ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल 2 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जॉइंडिस बोलते हैं। नॉर्मल बिलीरुबिन का फ्लो हमने ये चीज़ पढ़ा था कि आरबीसी से एचबी बना, एचबी से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, फिर वो लिवर में गया, लिवर ने उसको चेंज कर दिया कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, फिर वो बाइल में मतलब बाइल बन गया, फिर बाइल चला गया इंटेस्टाइन में, वहाँ रिसाइकल हुआ, स्टूल में गया और यूरिन में एक्सक्रीट आउट हुआ। तो इस पूरे फ्लो में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से जॉइंडिस होता है। तो किस स्टेप में फ्लो होता है मतलब प्रॉब्लम आती है, उसके हिसाब से जॉइंडिस 3 तरह के होते हैं। पहला आता है प्री हिपैटिक, इसको बोलते हैं हीमोलिटिक जॉइंडिस। ये यहाँ पे क्या होता है, लिवर में इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें लिवर के पहले वाले स्टेप में प्रॉब्लम होता है, मतलब जब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन रहा है तो लिवर के पहले ही प्रॉब्लम हो जाता है। होता क्या है, एक्सेसिव आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। अब अगर आरबीसी ज़्यादा टूटेगी तो हिम पार्ट भी ज़्यादा टूटेगा, जैसे कि मलेरिया हो गया, हीमोलिटिक एनीमिया हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा बनेगा और लिवर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। भाई जितना लिवर के पास एंजाइम होगा वो तो उतना ही बना पाएगा ना। फिर अनकॉन्जुगेटेड इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन का कलर तो नॉर्मल ही रहेगा, डार्क स्टूल रहेगा, और लिवर क्या है, नॉर्मल रहेगा, क्योंकि लिवर के लेवल पे भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। नेक्स्ट है हिपैटिक या हिपैटोसेलुलर जॉइंडिस। इसमें क्या लिवर के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे लिवर में हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया, ड्रग इंजरी हो गया या अल्कोहल इंजरी हो गया। तो इसमें क्या होगा, लिवर जो है वो कॉन्जुगेशन और एक्सक्रीशन दोनों ठीक से नहीं कर पाएगा। तो जब ये कॉन्जुगेशन और एक्सक्रीशन नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी बढ़ जाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो यूरिन है वो डार्क कलर का हो जाएगा, पेल या नॉर्मल कलर का स्टूल रहेगा, लिवर क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि वर्क ज़्यादा करने की कोशिश करेगा तो लिवर की सेल्स क्या होंगी, बड़ी हो जाएंगी। फिर आता है पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव। ये यहाँ पे लिवर की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिवर के बाद जैसे कि बाइल डक्ट ब्लॉक हो गया है तो क्या होगा उसकी वजह से, जैसे कि गाल स्टोन हो गया, ट्यूमर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या है, इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। जब जाएगा नहीं तो ये ब्लड में फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा खुद ही, तो कॉन्जुगेटेड डायरेक्ट बिलीरुबिन क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से डार्क यूरिन आएगा, क्ले या पेल स्टूल आएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में बाइल ही नहीं आ रहा तो स्टूल का कलर ब्राउन कहाँ से आएगा, तो कैसे चिकनी मिट्टी के कलर का आएगा, ब्लैक कलर का टाइप, क्ले और पेल स्टूल। और सीवियर ईचिंग होगी, सीवियर ईचिंग इसलिए होगी क्योंकि बिलीरुबिन तो बाइल से टूट के जो बिलीरुबिन है वो रीअब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो बाइल सॉल्ट हैं ये सब ब्लड में मिल करके क्या होगा, स्किन में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर ईचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी हमने बिलीरुबिन के बारे में पढ़ा था, तो ये थोड़ा याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। आरबीसी का अगर देखा जाए तो फीटल जो आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन कम होता है, 90 दिन का ही होता है, इसमें 80 दिया है बट 90 दिन का होता है, ठीक है। और जो एडल्ट का आरबीसी होता है वो उसका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पता होता है सबको, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो एचबी का कंटेंट होता है, देखो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है थोड़ा रेंज, बट यहाँ के अनुसार क्या है कि 14 से 16 ग्राम पर डेल ऑन एन एवरेज लेकर के चलेंगे। कितना, 14 से 16 ग्राम। बर्थ पे कितना होता है, एचबी बहुत ज़्यादा रहता है, कितना होता है, 25 ग्राम। 1 साल पे कितना होता है, 17 ग्राम। फिर उसके बाद एडल्ट मेल में 15 होता है और फीमेल में लगभग 15 होता है। फिर जो नॉर्मल एडल्ट का हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती है, जो 2 बीटा चेन होती है। जबकि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 गामा चेन होती है, ठीक है। 2 अल्फा चेन होती है, 2 गामा चेन होती है। फिर कह रहा है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसके रिगार्डिंग कौन सी बात सच है, तो कह रहा है कि जो हीमोग्लोबिन फीटल वाला है, फीटल हीमोग्लोबिन है वो फीटल लाइफ में ही सिर्फ होता है, ऐसा नहीं है। बर्थ के तुरंत बाद जो हीमोग्लोबिन है, फीटल हीमोग्लोबिन, ये तुरंत एडल्ट में चेंज नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, 3 से 6 महीने लगते हैं। तो 3 से 6 महीने तक रहता है। और जो एडल्ट होता है उसमें भी ट्रेस अमाउंट में फीटल हीमोग्लोबिन होता है, ट्रेस अमाउंट में मतलब बहुत थोड़ा होता है। फिर उसके बाद जो फीटल हीमोग्लोबिन है इसमें अल्फा चेन 2 अल्फा चेन होती है, 2 गामा सब यूनिट होता है, तो ये बात सही है, ठीक है। 2 अल्फा होता है, 2 गामा होता है।
फिर कह रहा है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। नहीं, इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ताकि ब्लड जो है मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड मतलब फीटस को जल्दी ऑक्सीजन मिल जाए। फिर उसके बाद कह रहा है 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट होती है। नहीं, 2 अल्फा होता है, 2 गामा होता है। फिर हीमोग्लोबिन कैसा पिगमेंट है? ये एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, मतलब ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये कैसा पिगमेंट है? रिस्पायरेटरी। फिर उसके बाद जो आरबीसी होता है हिमेटोपोइसिस, आरबीसी के बनना, आरबीसी का जो बनने की प्रक्रिया है उसको हिमेटोपोइसिस बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है? तो ये कहाँ पे होता है? ये बोन मैरो में होता है। ठीक है, एडल्ट में ये कहाँ होता है? आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है। ब्लड सेल सारी बोन मैरो में ही बनती है एडल्ट में। फिर कह रहा है कि टर्म यूज्ड प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, तो आरबीसी के बनने को हिमेटोपोइसिस बोलेंगे या फिर इरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे, क्योंकि हम आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि ब्लड सेल आर फॉर्म्ड कॉल्ड, तो वही हिमेटोपोइसिस। अगर ब्लड सेल पूछ रहा है कि ब्लड सेल के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो हिमेटोपोइसिस। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होता है उसमें आरबीसी कहाँ पे सिंथेसिस होती है। तो देखो, जब एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है 2 महीने तक, तो आरबीसी योक सैक में बनती है। उसके बाद 2 से 6 महीने तक लिवर में बनती है, मोस्ट कॉमनली लिवर में बनती है। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद 6 महीने से 9 महीने क्या पूरी एडल्ट लाइफ में रेड बोन मैरो में ही आरबीसी बनती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि हिमेटोपोइसिस फीट मतलब प्राइमरी साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस, मतलब जो आरबीसी बन रही थी अगर वो फीटल लाइफ में बन रही है वो मिड प्रेगनेंसी में, तो कहाँ बनेगी? तो मिड प्रेगनेंसी मतलब 2 से 6 महीने के लगभग, तो लिवर में बनेगी। शुरुआत में कहाँ बनती है? योक सैक में बनती है। लास्ट प्रेगनेंसी पूछता तो बोन मैरो में। फिर उसके बाद कह रहा है कि इरिथ्रोपोइसिस डज साइटोप्लाज्म बिकम पॉलीक्रोमैटिक। देखो, पॉली का मतलब होता है बहुत, ठीक है, पॉली शब्द कहीं भी आता है उसका मतलब है बहुत। क्रोमा का मतलब कहीं भी आता है तो उसका मतलब होता है कलर, ठीक है। तो जब बहुत सारे कलर हो जाते हैं, तो हमको पता है ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में आरबीसी होती है। आरबीसी का कलर क्यों रेड होता है? क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब आरबीसी बनती है तो तुरंत उसमें हीमोग्लोबिन नहीं दिखाई देता। जब हीमोग्लोबिन दिखाई देता है तो उस समय क्या होता है कि जो आरबीसी होती है वो कलर आ जाता है उसमें, तो उस स्टेज को बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक, ठीक है। तो 5 स्टेज होती हैं आरबीसी के बनने में, 5 स्टेजेस से आरबीसी गुजरना पड़ता है, ठीक है। फिर पहला क्या होता है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर उससे बनता है बेजोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, जो कि अर्ली नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। फिर आता है पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। तो पॉलीक्रोमैटिक में क्या होता है? हीमोग्लोबिन दिखने लगता है, इसकी वजह से ही यहाँ इसका नाम पॉलीक्रोमैटिक है, क्योंकि यहाँ पे कलर दिखाई देने लगता है। फिर होता है ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट, इसे लेट नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। फिर ये चेंज हो जाता है रेटिकुलोसाइट। फिर रेटिकुलोसाइट में क्या होता है? न्यूक्लियस रहता है, लेकिन जब इसमें से न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है तो वो चेंज हो जाता है मैच्योर आरबीसी में, ठीक है। तो बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट डेवलप इनटू पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट। वही ग्रे ग्रीन साइटोप्लाज्म दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? हीमोग्लोबिन दिखाई देने लगता है। तो पॉलीक्रोमैटिक जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, बीच की स्टेज होती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इरिथ्रोपोइसिस की कौन सी स्टेज में अपीयर होता है? तो हमने क्या पढ़ा था? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज या फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज या पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो मोस्ट मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट होती है उसका क्या नाम होता है? तो मोस्ट मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट किसको बोलते थे? लेट नॉर्मोब्लास्ट को। क्या होता है? ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट जो होता है ये मोस्ट मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट होता है, क्योंकि ये इसी को लेट नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद नॉर्मोब्लास्ट नहीं बचता, उसके बाद क्या हो जाता है? रेटिकुलोसाइट हो जाता है। और रेटिकुलोसाइट का ब्लड में कितना अमाउंट होता है? बस 1 से 2%, ठीक है। मतलब रेटिकुलोसाइट क्या है? इमैच्योर आरबीसी। तो इमैच्योर आरबीसी कितनी होती है? बस 1 से 2% होती है ब्लड में। फिर उसके बाद क्या? आरबीसी से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, ये बात गलत है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये ए न्यूक्लियस होता है,
ठीक है। और ये लिवर में प्रोड्यूस होता है नहीं, ये सिर्फ 2 से 6 महीने फीटल लाइफ में ही लिवर में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये 6 महीने से लेके एडल्ट तक एडल्ट ह्यूमन में क्या है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद कह रहा है जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है लाइफ स्पैन इसकी सेवरल ईयर होती है, नहीं बस 120 दिन ही आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है। फिर उसके बाद आरबीसी क्या होता है, डेड हो जाती है। तो अच्छा, ये एक सोचने वाली चीज़ है कि अगर इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है तो ये कैसे जिंदा रहता है, ठीक है। तो जो आरबीसी होता है इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता और इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, ये एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस करता है। जबकि हमारी बॉडी जितनी भी सेल होती है वो एरोबिक रिस्पायरेशन करती है, लेकिन ये क्या करता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आरबीसी कैसा रिस्पायरेशन करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा, हम एक और चीज़ बताती हूँ। जब फॉरेंसिक टेस्ट होता है और हमको ब्लड स्टेन मिलता है, तो ब्लड स्टेन में हम ये देखते हैं कि ब्लड मिल गया तो पता कर लेंगे कि अच्छा ठीक है, हम इससे डीएनए का पता करके और क्रिमिनल का पता लगा लेते हैं। लेकिन सोचो जब आरबीसी के पास न्यूक्लियस ही नहीं है और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, तो डीएनए भी तो नहीं होगा, तो कैसे फॉरेंसिक वाले मतलब डीएनए का पता लगाते हैं। तो ध्यान रखना कि वहाँ पे जो ब्लड स्टेन लिया जाता है उसमें से आरबीसी नहीं, उसमें से क्या लिया जाता है, उसमें से डब्ल्यूबीसी लिया जाता है। और डब्ल्यूबीसी के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। डब्ल्यूबीसी के ही न्यूक्लियस से डीएनए ले करके और क्या करते हैं, फॉरेंसिक में डीएनए की जांच करते हैं। फिर उसके बाद आरबीसी का नॉर्मल डायमीटर पूछ रहा है, तो आरबीसी 7 से 8 माइक्रोमीटर की होती है। फिर आरबीसी का काम क्या होता है हमको पता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से टिश्यू तक, टिश्यू से CO2 को कहाँ लेके जाता है, लंग्स तक। फिर उसके बाद जो नॉर्मल आरबीसी होती है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, हमको पता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो लिमिटेड होता है, बस 120 दिन का होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक पेशेंट है पॉलीसाइथीमिया वेरा का, ठीक है। तो किस चीज़ में वहाँ पे हम फोकस करेंगे, क्या चीज़ प्रिवेंट करने की, मतलब पॉलीसाइथीमिया वेरा के केस में किस चीज़ का रिस्क होता है। तो पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है कि जो ब्लड है उसमें आरबीसी का नंबर बढ़ गया है, ठीक है। तो जब आरबीसी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो आरबीसी के बढ़ने की वजह से आरबीसी ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। मतलब आरबीसी ज़्यादा होगी तो ब्लड क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा, मतलब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो उस वजह से जब कोई चीज़ गाढ़ी है तो फ्लो धीरे धीरे करेगी, तो ब्लड फ्लो क्या होगा, धीरे हो जाएगा। जब धीरे हो जाएगा तो उसकी वजह से स्टैसिस, क्योंकि उसमें जो प्लेटलेट हैं और आरबीसी सब एक दूसरे से टकराएंगी ज़्यादा, जब टकराएंगी तो क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको स्टैसिस बोलते हैं। जब क्लॉट बनेगा तो प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएगा, जब प्लेटलेट एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ब्लड में क्लॉट बन जाएगा, कैपिलरीज में, वेसल्स में क्या होगा, क्लॉट बन जाएगा, और जिसको हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। तो इसीलिए पॉलीसाइथीमिया के केस में क्या होता है, थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, पॉलीसाइथीमिया भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉलीसाइथीमिया वेरा, एक होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया वेरा का मतलब होता है जो बोन मैरो है उसमें कोई डिसऑर्डर हो जाए जिसकी वजह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया का क्या मतलब होता है, जब बॉडी में हाइपोक्सिया लंबे टाइम तक रहता है तो उसकी वजह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से, ताकि हर सेल को ऑक्सीजन मिल सके, बॉडी क्या करती है, आरबीसी का नंबर बढ़ा देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। अच्छा, हिमेटोक्रीट क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब कि ब्लड में आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, मतलब इतना दूर अगर ब्लड ले लिया तो उसमें कितना आरबीसी है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रीट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है किसी को सीओपीडी है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हुआ है। हमको पता है सेकेंडरी कब होता है, जब क्रोनिक हाइपोक्सिया रहता है। तो इस केस में डायग्नोसिस क्या बनेगी, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस, क्योंकि थ्रोम्बोसिस होने की वजह से क्या होगा, क्या कहते हैं, जो ब्लड है वो प्रॉपरली पेरिफेरल टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाएंगी। फिर कह रहा है कि जो आरबीसी का काउंट होता है वो वुमेन में कितना होता है, तो ये कितना होता है, 4.2 से 5 मिलियन होता है, ठीक है।
तो कितना होता है 5 मिलियन होता है। फिर उसके बाद मेल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 5.5 मिलियन होता है। फिर कह रहा है कि जो ब्लड सेल होती है, मतलब ब्लड में कौन सी ब्लड सेल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो हमें पता है मिलियंस में पाई जाती है आरबीसी, तो आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। अब ये थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट का ही दूसरा नाम है। ये सिर्फ 7 से 10 दिन तक इसका लाइफ स्पैन होता है, 1.5 से 4.5 लाख ही पाया जाता है। और बोन मैरो में एक्चुअली में ना ये सेल नहीं है, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल के। बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट नाम की सेल पाई जाती है, जो बड़ी बड़ी सेल होती है वही टूट जाती है, तो वही टूट टूट के जो उसके टुकड़े होते हैं उसी को प्लेटलेट बोला जाता है। ESR का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट क्या था, आरबीसी था। ये इन्फ्लामेशन के बारे में बताता है, बट इनडायरेक्ट इंडिकेटर होता है, ठीक है, स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं होता। ESR क्या होता है, ESR मतलब होता है जब हम जो वेस्टर ग्रीन ट्यूब होती है उसमें ब्लड को रख देते हैं, ठीक है, कितना 1.6 ml ब्लड होता है, उसमें 0.4 ml सोडियम सिट्रेट को मिला देते हैं। मिला करके क्या होता है, उसको घंटों के लिए रख देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। और कैसे रखते हैं, वर्टिकली, मतलब खड़ा करके रख देते हैं। तो क्या होता है, 1 घंटे बाद जांच करते हैं उसका, तो उसकी वैल्यूज़ देखते हैं। तो क्या होता है कि जो आरबीसी होती है ये क्वाइन की तरह एक दूसरे के ऊपर सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर सेटल डाउन हो जाती है। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। फिर उसके बाद कह रहा है कि बेस्ट प्रोग्नोसिस। तो ESR क्या होता है, ये सिर्फ इनडायरेक्टली इंडिकेटर किसका था, इन्फ्लामेशन का। और ये प्रोग्नोसिस के बारे में बताता है कि मतलब पेशेंट जल्दी ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, ठीक है। फिर हिमेटोक्रीट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे। ये पैक्ड सेल वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रीट बोलते हैं। तो हिमेटोक्रीट क्या होता है, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ EPO रिलीज बाय किडनी। तो ये सही बात कह रहा है कि जब जो किडनी होता है वहाँ से इरिथ्रोपोइटिन जब सिक्रीट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इरिथ्रोसाइट बनने लगता है ज़्यादा, मतलब आरबीसी क्या होती है, ज़्यादा बनने लगती है। जब आरबीसी ज़्यादा बनेगी तो जैसे इतनी दूर है तो इतने में आरबीसी ज़्यादा रहेगी ना, तो आरबीसी का मतलब उतनी दूर में ब्लड में आरबीसी ज़्यादा हो जाना, मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम का ज़्यादा होना, मतलब हिमेटोक्रीट, ठीक है। तो हिमेटोक्रीट में क्या होगा, जो ब्लड होगा उसकी विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन जो है वो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद जो हिमेटोक्रीट का लेवल होता है एडल्ट मेल में कितना होता है, 42 से 48 होता है। फिर हिमेटोक्रीट बढ़ता कब कब है, पॉलीसाइथीमिया के केस में, डिहाइड्रेशन में, क्रोनिक हाइपोक्सिया में, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड या फिर COPD के केस में। हिमेटोक्रीट घट कब जाता है, एनीमिया में, ब्लड लॉस में, ओवर हाइड्रेशन में, या प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूशन की वजह से हिमेटोक्रीट का लेवल घटता है। बाकी देखोगे तो प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ दी चीज़ें बढ़ जाती हैं, बट हिमेटोक्रीट लेवल क्या होता है, प्रेगनेंसी में घट जाता है। ESR भी बहुत बढ़ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि हिमेटोक्रीट जो पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV है उसका मेन में क्या है कि वैल्यू पूछ रहा है, तो 40 से 50% मेन में हो जाएगा 6, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलीसाइथीमिया कब होता है, जब 60% से ज़्यादा हो जाता है। फिर कह रहा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था किसी को, आरबीसी जो है वो एलिवेटेड हो गई है, तो वही पूछ रहा है आरबीसी क्यों बढ़ गई है। तो हमको पता है क्रोनिक हाइपोक्सिया के केस में क्या हो जा रहा था, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। फिर उसके बाद WBC आता है। तो जब हम CBC की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें एक TLC नाम से आता है, तो वो TLC क्या है, वो WBC ही है। एडल्ट में कितना होता है, 4 से 11,000 इसकी वैल्यू होती है। फिर उसके बाद चाइल्ड में 5,000 से 15,000 होती है, और न्यूबॉर्न में कितनी होती है, 9,000 से 30,000 होती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि लैब टेस्ट है डायग्नोसिस डिसऑर्डर। तो WBC अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब इन्फेक्शन है। तो यहाँ कितना है, 12,000 से 13,000, जबकि होना कितना था, 4,000 से 11,000। फिर कह रहा है जो PMNL होता है, PMNL क्या चीज़ होती है, जो ओल्ड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, WBC को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे डिवाइड करते हैं, 2 चीज़ों में, ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मतलब होता है जैसे रेत के कण होते हैं ऐसे सेल के अंदर दाने दिखाई देते हैं, तो जिसमें दिखाई देंगे उसको ग्रैनुलोसाइट, जिसमें नहीं दिखाई देंगे ग्रैनुलोसाइट। का मतलब ही होता है एब्सेंट।
ग्रैनुलोसाइट में फिर 3 तरह की सेल पाई जाती है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। ए ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है। लिम्फोसाइट भी 2 तरह का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। फिर कह रहा है कि पीएमएनएल क्या होता है। तो जो ओल्ड न्यूट्रोफिल था, ये न्यूट्रोफिल जो ओल्ड हो गया था उसी को पीएमएनएल बोलते हैं। इसमें 2 से 5 लोब का मतलब इसका में जो न्यूक्लियस होता है वो 2 से 5 लोब होते हैं उसमें। और जो यंगर न्यूट्रोफिल होता है इसको बैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो रॉड की तरह होता है। ठीक है, कैसा होता है, ऐसे ऐसे रॉड की तरह रहता है न्यूक्लियस। जबकि पीएमएनएल का न्यूक्लियस कैसा होता है, 2 to 5 लोब का होता है। फिर उसके बाद कह रहा है हॉर्स शेप का न्यूक्लियस किस में देखने को मिलता है और कौन सी वाली सेल है जिसमें जो ये साइटोप्लाज्म होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जो मोनोसाइट होती है ये इन सब में सबसे बड़ी सेल होती है, इसीलिए इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और इसका न्यूक्लियस हॉर्स शू शेप का होता है। ठीक है, हॉर्स शू शेप होता है या फिर किडनी के जैसा होता है। फिर उसके बाद जो मोनोसाइट होता है ये ब्लड स्ट्रीम में 24 घंटे तक ऐसे ही घूमता रहता है और फिर उसके बाद ये क्या होता है, मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाता है, बड़ा होता है, मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाता है। फिर कह रहा है कि इरेगुलर न्यूक्लियाई किस में होती है, तो जो बेसोफिल का न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वो इरेगुलर होता है। फिर कह रहा है कि पेशेंट विद प्रोलॉन्ग न्यूट्रोपिनिया का मतलब है कि जो न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट है वो क्या हो गया, घट गया है। ठीक है, जब न्यूट्रोफिल का नंबर घट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोपिनिया बोलते हैं। आर द रिस्क ऑफ विच इन्फेक्शन, तो न्यूट्रोपिनिया क्या होता है, किस केस में घट जाता है, न्यूट्रोपिनिया टाइफाइड के केस में घटता है और नीमोसिस्टाइटिस कारिनी इन्फेक्शन, ये एक कैसा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ठीक है, तो देखो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ जाता है शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे वो घटने लगता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल शुरुआत में तो बढ़ जाता है लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है, क्योंकि ये डेड हो जाती हैं बैक्टीरिया से लड़ते लड़ते। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन एक्सेप्शन है कि टाइफाइड फीवर में और किसमें, नीमोसिस्टाइटिस कारिनी इन्फेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स घट जाता है। टीबी के केस में मोनोसाइट बढ़ा हुआ दिखेगा। क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स दोनों बढ़ा हुआ रहेगा। फिर कह रहा है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये कैसे काम करती हैं, तो ये हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करती हैं, इन्फेक्शन से हमको बचाती हैं। तो ये किससे बचाती हैं, इन्फेक्शन से बचाती हैं। फिर कह रहा है कि फैगोसिटिक एक्शन किसका किसका, तो बॉडी में 4 तरह की सेल होती हैं जो कि फैगोसिटिक की तरह काम करती है। फैगोसिटिक मतलब एंटीजन को खा जाना, जैसे बैक्टीरिया वायरस बाहर से आए उसे खा जाना, जैसे न्यूट्रोफिल। तो कौन सी सेल होती है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट ही आगे चल के मैक्रोफेजेस बनती है और डेंड्राइटिक सेल। तो ये कैसी होती हैं, फैगोसिटिक होती हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है सीरोलॉजिकल रिएक्शन विच सेंसिटाइज्ड बैक्टीरिया फॉर फैगोसाइटिस इज कॉल्ड। तो ये ऑप्सोनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। तो देखो 2 टर्म है, एक है कीमोटैक्सिस, एक है ऑप्सोनाइजेशन। कीमोटैक्सिस क्या होता है, जब जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ पे जब WBC जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोटैक्सिस। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ऑप्सोनिन एक सब्सटेंस होता है जो एंटीजन को कोट पहना देता है, मतलब कवर कर देता है, जिससे क्या होता है, एंटीजन फैगोसिटिक के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी उसको क्या है, इजीली पहचान लेती है जब ऑप्सोनिन की कोटिंग हो जाती है, कवरिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्सोनाइजेशन। फिर उसके बाद कह रहा है कि रिडक्शन इन टोटल, मतलब TLC का काउंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो TLC का काउंट अगर घट रहा है तो पिनिया का मतलब होता है घटना, तो ल्यूकोपिनिया बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ट्रैप्चर इन दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हमें कैसे पता चल रहा है, तो RBC हीमोग्लोबिन प्लेटलेट से इन्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, WBC से है। ठीक है, तो WBC का नंबर बढ़ रहा है मतलब इन्फेक्शन हो रखा है। फिर कह रहा है एलर्जी, तो जो IgE होता है एंड इम्यूनोग्लोबिन और सेल में इस्नोफिल। ठीक है, ए और ई का थोड़ा कनेक्शन देखना। इस्नोफिल अगर बढ़ता है तो इसका मतलब या तो पैरासिटिक इन्फेक्शन है या फिर क्या है, एलर्जी हो रखी है।
फिर कह रहा है कि ए ग्रैनुलोसाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ल्यूकोपनिया मतलब कि जब WBC का नंबर घट जाए, WBC में कोई भी WBC, तो क्या हो जाएगा, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। ठीक है, साइटोसिस मतलब सेल क्या है, ख़त्म हो रही है। तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोपनिया बोलेंगे। फिर आ जाता है इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी और इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो इम्यूनोग्लोबिन होता है ये एक्चुअली में ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो ब्लड में पाया जाता है। ये 5 तरह के होते हैं, इसको ऐसे याद रखो, गमदे। ठीक है, गमदे, GAMDE, गमदे। जो IgG होता है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। IgA क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। IgM होता है जब भी इन्फेक्शन होता है सबसे पहले तो IgM ही बनता है। तो IgM के बारे में अलग से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मतलब जितने ये 5 एंटीबॉडीज़ में सबसे बड़ा यही होता है, इसीलिए इसको मिलेनियर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स में बनता है, मतलब जैसे ही इन्फेक्शन होता है तब सबसे पहले IgM ही बनता है। फिर और इसमें 5 सब यूनिट होती हैं और इसका स्ट्रक्चर जो होता है पेंटामेरिक होता है, इसीलिए सबसे बड़ा होता है। जब भी कोई न्यू एंटीबॉडी क्या होती है, नया एंटीजन बॉडी में आता है तो सबसे पहले IgM ही बढ़ता है। और अगर कॉर्डोसेंटेसिस के टाइम पे अगर IgM बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन है। फिर IgM को छोड़ के जितनी भी इम्यूनोग्लोबिन होते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा होने की वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता। फिर आता है IgG, तो ये हमारे ह्यूमन ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन होता है। कितना पाया जाता है, 80%। ये प्लेसेंटा को बहुत ज़्यादा क्रॉस करता है। फिर IgD हो गया, ये क्या होता है, ये बहुत कम पाया जाता है ब्लड में। ये B सेल को एक्टिवेट करता है और रिस्पायरेटरी में जो म्यूकोजल इम्यूनिटी होती है, मतलब जो म्यूकोसा का सिक्रीशन करता है उसको बढ़ा के इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर IgE क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक रिएक्शन को बढ़ा दे, मतलब उसमें क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है। फिर एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, तो एंटीबॉडी जो होती है वो प्लाज्मा सेल से बनी होती है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब बहुत खतरनाक वाली एलर्जी रिएक्शन हो जाते हैं उसको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी है ये एक दूसरे को पास आ करके जब इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन, मतलब एग्रीगेशन होता है एंटीजन का और एंटीबॉडी का। एनामनेस्टिक रिएक्शन क्या होता है, ये एक सेल मीडिएटेड फिनोमिना है, मतलब ये सेल के लेवल पे होती है। और क्या होता है, एंटीजन स्पेसिफिक मेमोरी B लिम्फोसाइट के कारण होता है, मतलब जो इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी सेल पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद एंटीजन के री एक्सपोजर के बाद क्या होता है, जो एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो जब बहुत तेज़ी से एंटीबॉडी बढ़ती है तो उसी को क्या बोलते हैं, एनामनेस्टिक रिएक्शन बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। टी लिम्फोसाइट अपनी सेल और फॉरेन एंटीजन को पहचान सकता है, मतलब ये मेरी सेल है और ये हमारे बॉडी की नहीं है। इस चीज़ की पहचान जो होती है वो बॉडी कर लेती है, किसकी हेल्प से, टी लिम्फोसाइट की। ये क्या करता है, ये फॉरेन एंटीजन को मैक्रोफेजेज और अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की हेल्प से पहचानती है। अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन सी होती है, मैक्रोफेजेज, B सेल और डेंड्रिटिक सेल। फिर जो T सेल होती है ये मैच्योर कहाँ पर होती है, थाइमस में, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, T सेल। B सेल कहाँ मैच्योर होती है, बोन मैरो में, इसीलिए इसका नाम होता है B सेल। अब T सेल में क्या होता है, HIV से इसका बहुत क्लोज कनेक्शन है। क्या होता है, HIV के इन्फेक्शन में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही इन्फेक्टेड होती है। तो इसमें क्या होता है, HIV में जो CD4 होता है, मतलब हेल्पर T सेल होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हेल्पर T सेल इम्यून मैकेनिज्म का चीफ रेगुलेटर होती है। ये साइटोकाइंस को रिलीज़ करवाती है और साइटोकाइंस क्या करते हैं, B सेल और T सेल की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब T सेल को ही अफेक्ट, हेल्पर T सेल को ख़त्म कर देता है कौन, HIV। तो इस वजह से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है। जब इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती तो इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, इसीलिए HIV में बहुत अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, फिर पैन T सेल मार्कर का क्या मतलब होता है, ये नॉर्मल मैच्योर T सेल पर प्रेजेंट होती है, मतलब जो T सेल होती है मैच्योर वाली उस पर पैन T सेल मार्कर होते हैं, जैसे CD2, 3, 5 और 7। तो ये ख़त्म हो गया टी लिम्फोसाइट के बारे में। फिर एक चीज़ पूछता है टॉपिक कि सुपर एंटीजन क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसा एंटीजन
जो टी सेल को बहुत लार्ज अमाउंट में बढ़ा देता है उसको सुपर एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स की विशेषता ये होती है कि ये स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को बनाता है, ठीक है। जबकि टी लिम्फोसाइट क्या था, सेल मीडिएटेड, कि कोई भी एंटीजन आ जाए बाहर का वो पहचान लेगा, उसको मार देगा, ठीक है। इसीलिए ऑर्गन रिजेक्शन में कौन काम करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि पहचान लेती है कि ये ऑर्गन मेरे बॉडी का नहीं है और बॉडी से रिजेक्ट कर देती है। जबकि पी लिम्फोसाइट क्या करता है, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाता है। जैसे मान लो डिप्थीरिया के लिए, तो डिप्थीरिया को मारने वाला ही एंटीबॉडी बनाएगा, वो दूसरे पे काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे कौन काम करेगा, बी लिम्फोसाइट काम करेगा। फिर उसके बाद इम्यूनिटी के बारे में आ जाता है। तो इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी जो जन्म से प्रेजेंट होती है जिसको जन्मजात इम्यूनिटी बोलते हैं। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये एक्सटर्नल एडमिनिस्टर होती है, मतलब बाहर से हमारे बॉडी में आती है, जन्म के टाइम पे नहीं होती, जैसे एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव पैसिव में भी दो होते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल। जब हमको कोई बीमारी हो जाती है एक बार, तो उससे रिलेटेड एंटीबॉडी हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। फिर जब दोबारा री एक्सपोजर होता है तो हमारी बॉडी जल्दी उसको क्या कर देती है, जल्दी उसके लिए काम करती है, जल्दी फाइट करती है। तो वो क्या होता है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल में क्या होता है, हम वैक्सीन लगाते हैं, मतलब थोड़ा सा अमाउंट में जर्म बॉडी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, मेमोरी सेल डेवलप हो जाती है। मेमोरी सेल मतलब कि याद करने वाली सेल, ताकि जब रियल में जब उसका इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के पास पहले से एंटीबॉडीज़ मौजूद रहती है। जैसे बीसीजी, तो टीबी का क्या हुआ, बीसीजी में थोड़ा सा ये जो टीबी से रिलेटेड क्या है, टीबी का बैक्टीरिया कमज़ोर करके डाल दिया, क्योंकि बीमारी तो नहीं करेगा लेकिन वो सेल को डेवलप कर देगा कि जो मेमोरी सेल होगी, मतलब एंटीबॉडी को बनवा देगा। तो दोबारा जब कभी रियल में टीबी का इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, बॉडी में एंटीबॉडीज़ पहले से रहेगी और वो उसे मार देगी। तो ये वैक्सीनेशन किस में आएगा, आर्टिफिशियल में आएगा। फिर पैसिव का मतलब ये होता है रेडीमेड, मतलब जो पहले से बना हो बाहर से। तो इसमें दो होगा, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब बाहर से एंटीबॉडीज़ डाल दी बट नेचुरली, ठीक है। तो मदर से जैसे बेबी के पास जाता है एंटीबॉडीज़, ब्रेस्ट मिल्क से आईजीए जाता है, प्लेसेंटा से आईजीजी जाता है, वो नेचुरल में आएगा। आर्टिफिशियल में जब ह्यूमन उसे बना करके डाल दे, जैसे कि एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन ह्यूमन और एनिमल सीरा, जिसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं, टिटेनस इम्यूनोग्लोबिन, एंटी सीरा या एंटीटॉक्सिन, सीरम दैट कंटेन एंटीबॉडी फॉर स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा, आर्टिफिशियल में। तो अब जो इम्यूनिटी का एमसीक्यू है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।